नमस्कार साथियों, मैं कल्पना स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपका नेरी स्टडी में। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो इसे सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद आप पढ़ाई में ध्यान लगाएं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि यहाँ से इतिहास के जो क्वेश्चंस बनते हैं मध्यकालीन भारत से वो बहुत ज़्यादा बनते हैं और डीपली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप ये मत सोच करके चलिए कि आप बहुत छोटे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एग्ज़ामिनर के दिमाग की उपज कुछ भी हो सकती है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। तो आप बहुत ज़्यादा हल्के में किसी भी सब्जेक्ट को मत लें। जो भी पढ़ रहे हैं थोड़ा हाई लेवल पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आप अच्छे से एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें कवर कर पाएंगे। तो आप फ़िलहाल पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और नोट्स ज़रूर बनाइए क्योंकि बिना नोट्स के आप चीज़ें पढ़ेंगे और भूल जाएंगे। तो नोट्स तो ज़रूर बनाएं ताकि आप उनसे रिवीजन कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। हम कवर कर रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास और इसमें अभी तक हम जितना भी पढ़ चुके हैं उसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुलाम वंश में रज़िया सुल्तान के बारे में। तो रज़िया सुल्तान के बारे में अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपके लिए इतिहास एक नया विषय है, तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इतिहास कोई रटने की चीज़ नहीं है। रटकर आप कोई भी विषय याद नहीं कर सकते, ना ही किसी तथ्य को ज़्यादा दिनों तक याद रख सकते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को याद रखना चाहते हैं तो उसे कहीं ना कहीं से जोड़ कर याद रखिए या उसकी स्टोरी को आप याद रखिए। स्टोरी हम कब नहीं भूलते, तो हमें याद रहती हैं कि जैसे मूवीज़ की स्टोरी हमें याद रहती है कि उस मूवी में ये हुआ था, ये डायलॉग्स थे, तो वैसे ही हमें इसे भी याद रख सकते हैं और हम भूलेंगे भी नहीं। ये तरीका है इसे याद करने का। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। गुलाम वंश हम पढ़ रहे हैं जिसमें आज हम रज़िया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। इल्तुतमिश को हम कवर कर चुके हैं। तो कहते हैं कि 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश ने मृत्यु से पहले ही अपनी पुत्री रज़िया सुल्तान को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था क्योंकि इल्तुतमिश को ये पता था कि इसके बड़े पुत्र की मृत्यु हो चुकी है। ऐसी परिस्थिति में जो उसका छोटा पुत्र था उसे वो इस काबिल नहीं समझता था कि वो सुल्तान बने, इसलिए इसे लगता था कि इसकी बेटी जो कि रज़िया सुल्तान थी वो ज़्यादा मतलब काबिल थी उस पद पर बैठने के लिए। तो उसने अपनी बेटी को उत्तराधिकारी घोषित किया, न कि बेटे को। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि इल्तुतमिश के ज्येष्ठ पुत्र जिनका नाम था नासिरुद्दीन महमूद, इनकी मृत्यु पहले ही हो चुकी थी 1229 में। तो जब इनकी मृत्यु हो चुकी थी, वैसे तो जो बड़ा पुत्र होता है वही शासक बनता है, वही उत्तराधिकारी बनता है, लेकिन जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो इसके बाद रज़िया सुल्तान ने सत्ता संभालने के लिए उत्तराधिकारी इसको बना दिया गया। रज़िया सुल्तान भाई शासिका बनेंगी। सामंतों को रज़िया का शासक बनना स्वीकार नहीं था क्योंकि एक वो सोच होती है ना कि ये महिला है, ये कैसे राजा बन सकती है, ये कैसे सुल्तान बन सकती है। तो वो सोच उस समय भी व्याप्त थी, आज भी व्याप्त है कि महिला के अंतर्गत आकर के लोग शासन करना मतलब महिला के अंतर्गत रह कर के कार्य करना लोग पसंद नहीं करते हैं। वो चीज़ आज भी आपको दिखाई देती होगी। तो सामंतों को रज़िया का शासक बनना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था, इसीलिए उन्होंने एक उसके दूसरे बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इनका जो नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इनको शासक नियुक्त किया। अब रुकनुद्दीन के शासन पर उसकी माँ शाह तुर्कान जो कि एक तुर्की दासी थी, इनका बहुत प्रभाव रहा क्योंकि ये वही षड्यंत्र रचना और अपने तरीके से नीतियाँ लाना, अपने तरीके से राजनीति करना, ये सारे कार्य इनकी माँ करती थी। पर राजा कौन था? राजा था रुकनुद्दीन फिरोज शाह और ये इनकी माँ सब किया करती थी। तो एक टीवी पे सीरियल आता था रज़िया सुल्तान नाम से ही, अगर आप लोगों ने में से किसी ने देखा होगा तो आपने ये देखा होगा कि वो मतलब उसमें ये नाटक में ये दिखाया गया कि किस तरीके से बैकग्राउंड में रुकनुद्दीन फिरोज शाह षड्यंत्र रचता रहता है रज़िया के खिलाफ कि कैसे ना कैसे करके वो इसे मार दे। फिर आगे हमें देखने को मिलता है कि रुकनुद्दीन के साम्राज्य में चारों ओर अशांति फैल गई थी, विद्रोह हो गए थे। जब वह उसे दबाने गया तो रज़िया तुर्की अमीरों की मदद से सिंहासन पर बैठ गई क्योंकि जब रुकनुद्दीन ने शासन करना प्रारंभ किया तो लोगों ने ये देखा कि मतलब हमने विश्वास करके इसको राजा बनाया पर ये तो अपनी माँ के हिसाब से चल रहे हैं, कुछ हम लोगों के अकॉर्डिंग हो ही नहीं रहा है। तो इन्होंने कहा इससे तो अच्छा हम रज़िया सुल्तान को शासिका बनाते, हो सकता स्थितियाँ ज़्यादा अच्छी होती, ये तो बहुत क्रूर निकला। तो फिर उन्होंने रज़िया सुल्तान की मदद की तुर्की अमीरों ने, और उस समय ये जो अमीर बोले जाते थे ये
मतलब सत्ता पलट कर देते थे। ये जब भी चाहते थे, अमीरों की वहाँ पे उस टाइम बहुत चलती थी। और आगे ही हम देखेंगे कि जब दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी आएगा तो वो अमीरों पर पाबंदी लगाएगा। वो हमें अलाउद्दीन खिलजी के शासन के समय में देखने को मिलेगा। परंतु यहाँ पर पता चलता है कि रज़िया सुल्तान जो थी वो तुर्की अमीरों की मदद से सिंहासन पर बैठ गईं। रज़िया ने लाल वस्त्र पहनकर अपने आप को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया कि भाई रेड कलर के इन्होंने कपड़े पहने, कुछ उसका रिलेशन रहा होगा लाल कपड़ों का, और ये लाल कपड़े पहन करके जनता के सामने आई और इन्होंने खुद को शासिका बताया कि अब शासन मैं चलाऊंगी। जब रुकनुद्दीन वापस आया तो जाहिर सी बात है वो विद्रोह करेगा कि राजा तो हम थे, हम जब गए थे तब तो हम राजा थे, हम वापस आए तो मतलब हम भिखारी हो गए, हमारे पास कुछ रह ही नहीं गया। तो फिर ऐसा हुआ, तो रुकनुद्दीन जब वापस आया तो बोले तुम भिखारी तो हो ही गए हो, तुम बंदी भी हो जाओ। तो उनको बंदी बना के जेल में डाल दिया। तो इनका काम तो यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब हम देखेंगे कि रज़िया सुल्तान ने क्या क्या काम कर डाले। तो रज़िया सुल्तान के बारे में अब हम पढ़ेंगे। 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक केवल 4 वर्ष का इनका शासन रहा। 4 वर्ष का, जिसमें लगभग 3.5 साल तो ठीक ठाक मतलब थोड़ा बहुत विद्रोह हुआ और आखिरी के 6 महीने ये लड़ते हुए समाप्त हो गई। फिर इनके बारे में सबसे पहला प्रश्न जो एग्जाम्स में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो आंसर होगा रज़िया सुल्तान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा हुआ है, आप लोगों को याद रखना है। तो विद्रोह का कारण जो हमें देखने को मिलता है वो ये था कि वो एक महिला थी। लोग उसके अंतर्गत रहकर शासन नहीं करना मतलब कार्य नहीं करना चाहते थे, लोगों का उसका शासन करना पसंद नहीं था। तो विद्रोह आसपास जब स्टार्ट हुए उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि वो एक महिला थी। मिन्हाज उस सिराज, ये मध्यकालीन भारत का एक प्रमुख लेखक है और इन्होंने इसके बारे में कहा था कि ये एक महान संप्रभु, उसमें राजाओं के लिए आवश्यक सभी प्रशंसनीय गुण और योग्यताएं थीं। तो जो रज़िया सुल्तान थी वो मात्र एक महिला होने के कारण शासन नहीं कर सकी, जबकि उसमें राजा बनने के सारे गुण थे। पर उसकी जो सबसे बड़ी वीकनेस बन करके सामने आया वो था उसका महिला होना। और ये सोच आज भी लोगों में व्याप्त है। ये बहुत ही दुखद बात हमारे लिए हम कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए लोग आज भी वही सोचते हैं जो तब सोचते थे। फिलहाल आगे देखते हैं। तो वह महिलाओं के वस्त्र त्याग करके जनता के सामने एक चोगा जिसको काबा बोलते थे और टोपी जिसको कुल्लाह बोलते थे ये पहनकर आई। तो क्या हुआ कि जब मैंने सीरियल देखा था तो उसमें जब वो शासिका बनने से पहले वो अपने फेस को कवर करके रखती थी कुछ हद तक, और एक पतला सा जैसे कह सकते हैं मास्क जैसा आपने देखा होगा अरब में महिलाएं मुंह पर बांधती हैं, उस तरीके का नाटक में भी दिखाया गया है कि वो बांध कर रखती थी। पर जब वो शासिका बनी तो वो टोपी लगा करके, जैसा कि लिखा हुआ है ऐसा ही सीरियल में भी दिखाया गया है कि ऐसे ही वो जनता के सामने आई। इस्लामी परंपराओं का उल्लंघन किया इसने, क्योंकि इस्लाम धर्म कहता है महिलाओं को पर्दा करना चाहिए, शायद यही कहता होगा क्योंकि महिलाएं पर्दा करती हैं। तो इसने इस्लामी परंपराओं का उल्लंघन किया, महिला होकर के शासिका बनी, तो यहाँ पर उल्लंघन हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि कुछ कारण और इसने कुछ चीज़ें कर दी जो कि अमीरों के खिलाफ हो गई और अमीर इससे नाखुश हो गए। उनमें था कि एक तुर्की व्यक्ति था मलिक जमालुद्दीन याकूत नाम से आप इसे याद रखेंगे कि याकूत नाम का एक व्यक्ति था जिसको कि इसने अमीर आखूर, घोड़े का सरदार अमीर आखूर बनाने का मतलब निर्णय लिया। और इस निर्णय से तुर्की अमीर और अधिक क्रोधित हो गए कि तुर्की अमीरों को लगा था कि चलो शासन करेंगी, वही पर्दा प्रथा बनी रहेगी, लेकिन इसने पर्दा प्रथा को त्याग दिया। ये पुरुषों की भांति सभा में आ गई जनता के सामने, तो एक तो ये गलती करी। फिर उसके बाद इसने याकूत को अमीर आखूर के पद पर बिठा दिया, तो तुर्की अमीर और ज़्यादा क्रोधित हो गए। इसके बाद क्या हुआ कि तुर्की अफसरों ने इख्तियारुद्दीन एतगिन है यहाँ पर, इख्तियारुद्दीन एतगिन को अमीर हाजिब जो कि था अधिपति प्रबंधक इसे बोला जाता है, अमीर हाजिब को, और मलिक अल्तुनिया का नाम आपको याद रखना है। मलिक अल्तुनिया जो कि भटिंडा का गवर्नर था, इसके नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। किन्होंने किया? तो तुर्की अफसरों ने। और सहायता किसकी ली? तो एतगिन और अल्तुनिया की सहायता ली।
इसके बाद रज़िया को गिरफ्तार करके बहराम शाह को शासक बना दिया गया। बहराम शाह भी इल्तुतमिश का बेटा ही था और इसको शासक बना दिया गया और अब रज़िया सुल्तान को गिरफ्तार कर लिया गया। सुल्तान ने अपनी स्थिति को सुधारने के लिए एतगिन को मार दिया। अब यहाँ सुल्तान से हमारा आशय है बहराम शाह से, क्योंकि जब बहराम शाह शासक बना तो उसके शासनकाल में ये एतगिन का जो प्रभाव हमें ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि एतगिन ने एक समझौता किया था कि शासक सुल्तान तो तुम बनोगे परंतु शासन करने का जो मतलब अधिकार मेरा भी पूरा होगा, मेरी बातें भी मानी जाएंगी और फिर इनकी बातें मानी जाएंगी। ऐसा करते 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 ये समझो राजा के सर पे बैठ गए थे। तो ऐसी वाली जब स्थिति आ गई कि राजा कार्य कर ही नहीं पा रहे, राजा कठपुतली बन गया है, तो राजा को आ गई गुस्सा। राजा ने कहा ठीक है अब तुम निकलो। राजा ने एतगिन को मार दिया, इनका काम खत्म हो गया। रज़िया ने इस स्थिति का लाभ उठाकर अल्तुनिया से विवाह कर लिया कि अल्तुनिया को लगा कि यार थोड़ा गलत हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, आसपास इतना सब कुछ फैल रहा है, तो उसको वो सारी चीज़ें उस समय की परिस्थितियाँ अच्छी नहीं लगी, तो अल्तुनिया से रज़िया ने विवाह कर लिया। अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई बुक्स में ये भी लिखा है कि इसने अल्तुनिया से विवाह नहीं किया था, अल्तुनिया ने विवाह करने से मना कर दिया था, परंतु मैं एनसीईआरटीज़ को कवर करती हूँ और मेरा मानना है कि जो भी आयोग मानता है वो एनसीईआरटीज़ को ही मानता है। तो एनसीईआरटीज़ के अकॉर्डिंग कहा गया है कि अल्तुनिया से रज़िया ने विवाह किया था। तो रज़िया ने इस स्थिति का लाभ उठाकर अल्तुनिया से विवाह कर लिया और दिल्ली के सिंहासन को पाने के लिए बहराम शाह से युद्ध करने चल दिए ये दोनों। कि कहा कि भाई रज़िया ने कहा कि चलो शादी कर लेते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, दोनों मिलके युद्ध करेंगे, चल के बहराम शाह को हटा देंगे और तुम राजा बन जाना, हम रानी बन जाएंगे। तो अल्तुनिया को लगा कि फ़ायदे का सौदा है, ठीक है, अच्छा है, कर लेते हैं। और याकूत के बारे में भी कुछ कहा जाता है कि याकूत के बारे में बताया जाता है कि ये अल्तुनिया का प्रेमी था, इसी वजह से अल्तुनिया ने इसको अमीर आखुर के ये अल्तुनिया का नहीं, रज़िया सुल्तान का ये प्रेमी था और रज़िया सुल्तान ने इसी वजह से इसको अमीर आखुर का पद दिया था। तो थोड़ा वो कुछ बैकग्राउंड हिस्ट्री थी जिसकी वजह से रज़िया लोगों की नज़रों में और ज़्यादा गिरती चली गई। इसके बाद क्या हुआ कि ये दोनों दिल्ली के सिंहासन को पाने के लिए बहराम शाह के साथ युद्ध करने निकल पड़े। वो राजगद्दी हासिल करने में असफल रहे। भाई युद्ध हुआ, इतना आसान नहीं होता है किसी सुल्तान को पद से हटाना, और वो भी तब जब तुर्की अमीर, उस समय के प्रभुत्व संपन्न व्यक्ति आपके खिलाफ हों। तो वहाँ से वापस आते समय कैथल नामक स्थान पर तुर्की सरदारों ने उनकी हत्या कर दी। यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि वो युद्ध में हार गए थे और वहीं उनकी हत्या कर दी गई। और एक तथ्य ये भी हाथ आता है कि जब वो वापस आ रहे थे तो कैथल में रास्ते में इन्हें डाकू मिल गए जिन्होंने इनकी हत्या कर दी। परंतु जो सबसे प्रमाणिक मत है वो ये है कि तुर्की सरदारों ने इसके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा था और उस षड्यंत्र के अंतर्गत इनकी हत्या कर दी गई थी कि अब इनको मार देना चाहिए। तो यहाँ पर रज़िया और अल्तुनिया की जो स्टोरी थी वो ख़त्म हो गई। अल्तुनिया ने सोचा था कि हम राजा बनेंगे और ये रानी बनेंगी, पर अल्तुनिया को मौत मिली। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती थी, क्योंकि उस समय का काल ऐसा ही था कि राजा युद्ध करते थे, मर जाते थे, उनकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं था। तो रज़िया एक योग्य शासक बन सकती थी यदि वो महिला ना होती। उसका महिला बनना ही उसके लिए अभिशाप बन गया, कि मतलब वो महिला थी, ये उसके लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। अगर वो महिला ना होती तो वो एक योग्य शासक बन सकती थी। आगे हमें देखने को मिला कि भाई इनके बाद मुइनुद्दीन बहराम शाह राजा बने 1240 से लेकर के 42 तक। मात्र 2 वर्ष इनका शासनकाल चला और उसके पीछे कारण अभी आप देखेंगे तो पता चलेगा कि रज़िया के बाद राजा ये बना और ये भी एक तुर्क था, इनका ही पुत्र था इल्तुतमिश का। इसके काल में एतगिन जो था नायब-ए-मामलिकात के पद पर था। नायब-ए-मामलिकात के पद पर था, पद का नाम ज़रूर याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाता है इसलिए। तो एतगिन बहराम शाह के काल में अनौपचारिकता के साथ कार्य करने लगा, कि मतलब सारा उसी का अधिकार था, सब अपने ढंग से सारे कार्य करने लगा। जब सब कुछ अपने ढंग से करने लगा तो राजा को ऐसा लगा कि मैं शक्तिहीन हूँ, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, कार्य तो कोई दूसरा ही व्यक्ति कर रहा है। तो उसने कहा अब बर्दाश्त के बाहर है, इनको ख़त्म करो। तो उसने क्या किया, बहराम शाह को प्रशासन में उसका अधिक हस्तक्षेप पसंद नहीं आया और उसने एतगिन की हत्या कर दी।
तो जब एतगिन की हत्या करी, और एतगिन कौन था? तुर्की अमीरों का एक प्रमुख व्यक्ति। तो तुर्की अमीरों ने कहा भाई ये तो इन्होंने बहुत गलत किया। तो तुर्की अमीरों का बहराम शाह बन गया दुश्मन, मतलब एकदम पक्का वाला दुश्मन। तो तुर्की अमीरों ने कहा कि बस अब इनको समाप्त करो, अब दूसरा राजा बनाएंगे। तुर्की अमीरों के हाथ में होता था राजा बनाना, वो ऐसे मतलब चुटकियों में राजा बना देते थे। तो तुर्की अमीरों ने मोइनुद्दीन बहराम शाह को बंदी बना लिया, और उसके बाद 1242 ईस्वी में तुर्की अमीरों ने बहराम शाह की हत्या कर दी। पहले ये बंदी बनाते थे और उसके बाद हत्या कर देते थे। ऐसा ही इन्होंने कई सारे शासकों के साथ किया। इसके बाद हमें देखने को मिला कि अलाउद्दीन मसूद शाह इसका नाम है, ये राजा बना। 1242 से लेकर के 46 तक इनका शासन चला। इनका भी 2 वर्ष चला भाई। तो ये रुकनुद्दीन का पुत्र था। 2 नहीं 4 वर्ष चला, 4 वर्ष इनका शासन चला। तो ये रुकनुद्दीन का पुत्र था, और इसका अंत भी बहराम शाह की बात ही हुआ कि मतलब इन्होंने भी राजा का अपना एटीट्यूड दिखाया कि हम राजा हैं, हमारे हिसाब से सारी चीज़ें चलेंगी, हम झुक के थोड़ी ना चलेंगे। तो जब झुक के नहीं चलोगे तो फिर तुर्की अमीरों ने कहा ठीक है, फिर इनको भी कैद करो, और कैद करके इनको भी मृत्यु दो। तो वही हुआ कि इनका भी अंत बहराम शाह की भांति ही हुआ। जब ये अलाउद्दीन मसूद शाह का शासन चल रहा था, उस समय बलबन जो था, बलबन अमीर हाजिब के पद पर था। अब बलबन बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है, क्योंकि आगे जाकर सत्ता किसके हाथ में जाएगी? बलबन के हाथ में जाएगी। तो हमें देख के चलना है कि किसके शासनकाल में ये किस पद पर था। तो अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में बलबन अमीर हाजिब के पद पर था, जिसको कहते हैं दरबारी शिष्टाचार प्रमुख। नेक्स्ट इसके बाद बना नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद 1246 से लेकर के 1265 तक इसका शासनकाल चला। तो अब आप सोच रहे होंगे कि उन लोगों का तो 2 वर्ष, उनका 4 वर्ष, इनका ज़्यादा कैसे चल गया? तो इन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता के साथ कार्य किया। अब देखते हैं, बुद्धिमत्ता कह लीजिए या मजबूरी कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं। इसके काल में अधिकतर अधिकार बलबन के हाथ में आ गए थे क्योंकि मैंने बताया ना, बलबन अब शक्तिशाली व्यक्ति बन रहा था। बलबन ने विद्रोह से बचने के लिए सशर्त इसे सुल्तान बनाया। तो क्या हुआ था कि बलबन ने देखा चारों तरफ विद्रोह हो रहा है, दिल्ली सल्तनत जैसे इतने बड़े साम्राज्य की गद्दी खाली है, तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी बाहरी शक्ति आकर के हमें पद से हटा सकती है। तो बलबन ने अपने दिमाग का यूज़ करते हुए नासिरुद्दीन महमूद को राजा बना दिया कि भाई तुम राजा बन जाओ, बैकग्राउंड से काम हम भी करते रहेंगे, थोड़ा बहुत हम भी कर लेंगे। वो थोड़ा बहुत बहुत में बदल जाता है, थोड़ा नहीं रह जाता है। तो यह सभी से समझौता करके, ये जो महमूद था इसने सभी अमीरों से समझौता कर लिया, बलबन के साथ समझौता कर लिया, और सब समझौता करके 20 वर्षों तक इसने आराम से शासन किया। इसने कहा ठीक है, तुम जो कहोगे हम मानेंगे। तो एक टाइम पर स्थिति ऐसी आई कि इतिहासकार कहते हैं कि इतना हावी हो गए थे अमीर इस महमूद पर कि ये पानी भी उनसे पूछ कर पीता था। जब वो कहते थे कि तुम पानी पियोगे, तब ये पानी पीता था। तो हाथ भी ये उनके कहने पर ही हिलाता था। आप समझ सकते हैं कि एकदम कठपुतली बना दिया था। तो कठपुतली जब किसी व्यक्ति को बना दिया, अब जब वो बनने के लिए तैयार है, तो 20 वर्षों तक उसने शासन कर लिया। बलबन ने पुत्री का विवाह अपना भाई करा दिया महमूद से। ठीक है, ये तो ठीक ठाक चल रहे हैं, मेरे हिसाब से चल रहे हैं, बेटी का विवाह करा दिया। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से रखिए, एक तो ये पूछा जा सकता है उलूग खां की उपाधि किसने धारण करी? तो है बलबन ने। बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने दी? तो नासिरुद्दीन महमूद ने। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, आपको इसे याद रखना है। आगे हम देखेंगे कि 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई, मतलब स्वतः वाली प्राकृतिक वाली मृत्यु हो गई, ऐसा नहीं हत्या की गई, हत्या नहीं हुई थी। इसके बाद बलबन सत्ता में आया। भाई बलबन तो इसके बाद सत्ता में आएगा ही, क्योंकि राजा कोई बचा नहीं, व्यक्ति कोई बचा नहीं, जितने भी थे वो सारे राजा बन के हमारे सामने प्रस्तुत हो चुके थे। इसके बाद बलबन राजा बनेगा, और बलबन राजा बन करके अपने हिसाब से कार्य शुरू करेगा। तो बलबन को हम कल कवर करेंगे, क्योंकि इसने कई सारे कार्य किए थे जिन्हें हमें पढ़ना है। सजदा, पावोज, नौरोज, इन सारी चीज़ों को हम कल कवर करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है इसे शेयर किया करिए, क्योंकि वीडियो बनाने के पीछे मेहनत भी लगती है। तो ये चीज़ आप समझें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। Thank you so much.